अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से आपको मालूम है कि आप लोगों का और हमारा साथ थ्रू यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं उसको हम लोग एड्रेस भी कर रहे हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि आप लोग फीडबैक दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मालूम हो कि किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और कैसी एपिसोड्स आप लोग चाह रहे हैं कि हमारे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के चैनल से आपको दिखाई जाएँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे हम लोग काम करें, ताकि जो हमारे नाजरीन हैं उनको इस्तिफ़ादा हासिल वो कर सकें और हमारे जो किसान भाई हैं वो ये समझ सकें कि मॉडर्न फार्मिंग की तरफ अगर हमने जाना है, कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे चलना है और उसके चलने के लिए पाकिस्तान के लोकली यहाँ पर क्या काम हो रहा है और इंटरनेशनली किस तरीके से हम लोग कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर रहे हैं। फीडबैक हमारी हर वीडियो पे आप लोगों के कमेंट्स की सूरत में हमें मिलता रहता है, जिसको हम लोग फर्दन आगाह करते रहते हैं। आप लोग GPI के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से देखते रहते हैं। एक हमने पहले एपिसोड की थी, आप लोगों को मालूम होगा, कुछ हमारे हजरात ने कमेंट्स किए थे, उसके ऊपर हमने जवाब लिए थे। और आज भी हमारे जो बार बार सवालात पूछे जा रहे हैं हमारे किसान भाइयों की तरफ से, कुछ कंपनीज़ की तरफ से, कुछ आम छोटे फार्मर्स की तरफ से और कुछ बड़ी कंपनीज़ की तरफ से, उन्हीं को आज हम एड्रेस करेंगे। और इसीलिए आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ हैं जी इजाज़ हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई। वालेकुम सलाम निजम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर बहुत शुक्रिया। इजाज़ भाई, आगाज़ करते हैं और सवालात के जिस तरीके से मैंने आप जवाब भी दे रहे हैं ख़ुद भी और आपकी टीम भी, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि आज हमारे पास हमारे जो छोटे किसान भाई हैं, एक आम किसान है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ मौजूद है। जी समझा ये जाता है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ये कन्फ्यूजन है बल्कि कि सिर्फ़ और सिर्फ हाई लेवल कंपनीज़, कॉर्पोरेट कंपनीज़ और ऐसे फार्मर्स जिनके पास पैसा है और जो पैसा इन्वेस्ट करके काम कर सकते हैं, उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए इदारा मौजूद है। क्या ये सच बात है? और अगर नहीं तो हमारे पास जो हमारे आम किसान भाई हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? जी रजब, सबसे पहले तो मैं फॉर्मली वेलकम भी करूंगा आपको, दोबारा एक दफ़ा हम इकट्ठे बैठे हैं जी। और बाकी हमने भी ये नोट किया कि बहुत सारी क्यूरीज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ना वो मार्केट के अंदर आ रही हैं कि ये सिर्फ जो है ना बड़े फार्मर्स के लिए है, छोटे फार्मर्स के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कुछ भी नहीं है, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिफॉर्मली छोटे फार्मर्स और बड़े फार्मर्स जितने भी हैं, सबके लिए जो है ना ये मुफीद प्रोजेक्ट है। बड़े फार्मर्स तो ठीक है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर हमारे साथ, क्योंकि ये एक कॉर्पोरेट फार्मिंग है। कॉर्पोरेट फार्मिंग को समझना चाहिए, वो ये है कि एक बड़े लेवल पर फार्मिंग का कंसेप्ट है जिसके अंदर मशीनरी इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर बेस्ड मशीनरी। उस मशीनरी को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपकी जो है ना बहुत सारी लैंड आबाद हो सकती है, इसके साथ साथ जो है ना उस मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए आपकी क्रॉप की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्रॉप की यील्ड बढ़ती है, जो कि लोकली भी और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को ज़रूरत है और उसके बाद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटे फार्मर्स के लिए हमारे पास जो एग्री मॉल्स बने हुए हैं, हमारे पास इसके अंदर एग्री मॉल्स के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसमें बहुत सारी मशीनरी है, उसके बाद उसके अंदर फर्टिलाइज़र है, उसके अंदर सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है, मीडिसाइड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यकसा तौर पर बड़े फार्मर्स के लिए और छोटे फार्मर्स के लिए सबको जो है ना ये फराहम की जाती है, वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि हम जो छोटे फार्मर्स हैं, हमने कोई कंडीशन तो नहीं रखी हुई कि सिर्फ एक ही बंदा आके हमसे ज़मीन ले सकता है। जैसा कि हमारी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसमें से एक कंडीशन हमारी ये होती है कि आपको SECB रजिस्टर्ड कंपनी बनानी पड़ती है। उस कंपनी के अंदर आप 2, 4, 6 फार्मर मिलके भी हमारे साथ आके वो अपनी तरफ से एक गठजोड़ बना के, एक कंसोर्शियम बनाकर वो हमारे साथ आकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अच्छा। तो इसमें छोटा फार्मर और बड़ा फार्मर यकसा तौर पर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा। और आकर हमसे ज़मीन ले सकता है। इसी सवाल से मेरे जहन में ये आता है जी कि आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि छोटे फार्मर्स मिलकर एक कंपनी बनाएं, तो मतलब इस किस्म की कोई शर्त ये मौजूद नहीं है कि आपकी एक कंपनी हो जो पिछले 3 साल 5 साल एक टाइम पीरियड हो उस वक्त से काम करी हो, मतलब आप न्यू कंपनी भी बना के आएँ जी और वहाँ से काम शुरू करें? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो न्यू कंपनी बनाकर भी हमारे पास आ सकते हैं, आकर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन हो गया। और इसी से फिर मुझे ये बताएं कि अब हमने क्योंकि एक शर्त का जिक्र कर लिया जी, अब हम अक्सर ये जिक्र करते रहते हैं कि रावलपिंडी ऑफिस में आएँ,
तो उसको यहाँ पर ला के हमने जो ब्रीफिंग देनी है उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन कुछ शराइत जो आप लोगों ने रखी हुई हैं, अगर आज हमारी वीडियो में आप, तो क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल जी को देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या शराइत हैं ऐसी सारी, अगर आप शराइत बता दें। जी नजम, चले मैं आपको जो है ना सारी की सारी ओपनली आपको शराइत बता देता हूँ वन बाय वन, जो अहम है बहुत ज़्यादा। सबसे पहली शर्त तो ये होती है कि आपने एक कंपनी बनानी है, जैसा मैंने आपके साथ जिक्र किया। कंपनी के अंदर जो है ना CEO होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। हमारा CEO जो उसका कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसके साथ कॉन्टैक्ट होगा। उसके अंदर आप इनिशियली तौर पर 2, 4, 6 जितने भी आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स रखते हैं आप रख सकते हैं। पहले तो आपको हाई एफिशिएंसी, मैं आपको इसके आगे मैं जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम क्या है। इससे पहले कंपनी आपने बना ली, कंपनी बनाने के बाद आप हमारे साथ जब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो आपने जो हमने आपको ज़मीन दी हुई है इस ज़मीन को सबलेट सबलीज नहीं कर सकते। सर पहले तो ये बताएं कि जब यहाँ पर आते हैं जी तो यहाँ पर आने के बाद प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? डायरेक्ट तो आपने ज़मीन नहीं दे दी, वो आपके पास आएंगे, आप उनकी क्या चीज़ नोट करते हैं, जी क्या पैरामीटर्स पे वो पूरे उतरते हों, तो फिर आगे आप उनको ज़मीन दिखाने की तरफ लेकर जाएंगे ना? जी बिल्कुल। अच्छा चले, अगर मैं शराइत से पहले आपको प्रोसीजर बता दूं तो प्रोसीजर भी आपको ओपनली बताता हूँ। प्रोसीजर ये है कि आप पहले हमारे पास ऑफिस में आते हैं, आपको ब्रीफिंग दी जाती है। ब्रीफिंग देने के बाद फिर आपको जो है ना वहाँ पर हम सर्वे करवाते हैं, विजिट करवा देते हैं। विजिट करने के बाद फिर आप हमारे पास आते हैं। अगर आपको कोई जो लैंड का पार्सल है कोई आपको पसंद आता है, फर्ज करें अगर किसी बंदे की इंटेंट होती है कि यार हमने जो है ना 1000 एकड़ ज़मीन लेनी है, 1 यूनिट लेना है, तो हम आपको 4, 5, 6 यूनिट विजिट करवा देते हैं। 1000 एकड़, ये भी कंफ्यूजन जरा दूर करें कि मिनिमम कितनी ले सकते हैं? जो मिनिमम ज़मीन है वही 1000 एकड़ है। हाँ। हम 1000 एकड़ को 1 यूनिट कह रहे हैं और फिलहाल जो है ना हम चौलिस्तान के अंदर दे रहे हैं। तो मैं आपको उसी हवाले से बता रहा था कि अगर आपकी इंटेंट 1 यूनिट की है, हम आपको 4-5 यूनिट विजिट करवा देंगे। विजिट करने के बाद जब आप हमारे पास वापस आते हैं, अगर उसमें से उन 4-5 यूनिट्स में से आपके जहन में आपका बिजनेस मॉडल होता है जो भी आपको बेहतर लगता है, जहाँ से भी आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है कि यार ये लैंड हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, और जो है ना इस पर हम कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे पास आके आपके साथ हमारा फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद आगे कैसे मामला? आगे मामला जो है ना फिर ये चलता है कि आपको जो है ना विद इन मंथ जो है ना आपको सारी की सारी ज़मीन मिल जाती है, सारा का सारा प्रोसीजर हो जाता है। आपने इससे पहले आपने मुझसे कंडीशंस के बारे में पूछी, जो अहम है वो ये है कि पहले आप SECB से रजिस्टर्ड कंपनी बनाएंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, SECB से रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद आप इस दूसरी हमारी कंडीशन ये होती है कि आप इस ज़मीन को सबलेट सबलीज नहीं कर सकते, किसी और को ठेके पे नहीं दे सकते ये ज़मीन। इसके अलावा हमारी तीसरी कंडीशन और भी है, वो ये है कि आप इस पर हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जो है ना कोई भी जदीद तरीका है जो आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है आजकल के ज़माने में, आप वो इंस्टॉल करेंगे। इसमें ये हमारी एक शर्त है। इसके अलावा जो है ना हमारी एक और शर्त ये है कि आप इस ज़मीन पर जो है ना कोई भी रियल एस्टेट की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अच्छा, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जी जो अभी तक हम अपनी वीडियोस में दिखाते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में हमने पूरी एपिसोड्स पे भी बात की हुई है। जी जी 2 चीज़ें मेरे जहन में आती हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और सेंट्रल पिवट सिस्टम। आप इन्हीं का जिक्र करें या कुछ और भी आपके? जी निज़ाम, बिल्कुल मैं इन्हीं का ही जिक्र कर रहा हूँ। हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम बेसिकली ये एक पूरी टर्म है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ बताएं। इसमें यह है कि आप कोई भी जदीद तरीका आपाशी के लिए जो भी इस्तेमाल होता है आप उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम में आपने ड्रिप की बात की, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इसमें सेंट्रल पिवट सिस्टम है, इसमें एक होज रील्स होती है वो एक सिस्टम है, रेन गन्स है वो सिस्टम है। वो आप अंडरग्राउंड वाटर जो है ना प्रोवाइड करने के लिए अंडरग्राउंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से सिर्फ एक सिस्टम जिस पर जो है ना मैं बताना चाहूँगा कि सेंट्रल पिवट सिस्टम जो है ना वो क्या चीज़ है। सेंट्रल पिवट सिस्टम जो है ना आप देखें कि 250 एकड़ ज़मीन को सेंट्रल पिवट सिस्टम से अगर आप पानी लगाते हैं तो वो चंद घंटों के अंदर आपको जो है ना वो 12 से 15 घंटे भी हो सकते हैं। दिनों का काम घंटों, मतलब कि दिनों का काम, हफ्तों का काम, बल्कि जो है ना वो एक कुछ घंटों में जो है ना आप दे सकते हैं। तो अगर हम इसी का मुआवजा करें आप हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ, तो 250 एकड़ को अगर हमने पानी लगाना हो तो हमें पूरी जो है ना एक टीम चाहिए होगी बंदों की, सही बात, जो कि हफ्ता पूरा जो है ना दिन रात लगे रहे तो फिर जाके जो है ना वो 250 एकड़ को पानी दे सकेंगे। लेकिन इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए आप घंटों में जो है ना वो हफ्तों का काम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इसी मशीन के ज़रिए से फर्टिगेशन और केमिकेशन भी कर सकते हैं। इसमें फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मशीन ना सिर्फ आपके पैसे बचा रही होती है, आपका वक्त बचा रही होती है,
बल्कि आपकी क्रॉप की एफिशिएंसी भी बढ़ाती चली जाती है। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा इजाज़ भाई, जिस तरीके से अभी आपने मुझे ये सारा शराइत के हवाले से बताया, तो मेरा ख्याल है कि जो हमें क्वेरीज आई हुई हैं, जो फीडबैक में पूछा जा रहे हैं सवालात, वो एड्रेस हो गए होंगे। एक और हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा आता है ऑफिस से रिलेटेड, कि बहावलपुर, हमारी आपने जिक्र भी किया चोलिस्तान के इलाके में इस वक्त ज़मीन दी जा रही है, तो चोलिस्तान बहावलपुर बहावल नगर का जो ज़िला बनता है जी वहाँ पर आप लोगों का ऑफिस मौजूद नहीं है, और पूछा ये जाता है कि वहाँ पर क्यों नहीं है और रावलपिंडी में क्यों मौजूद है। जी नजम, ये वाकई बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भावलपुर में भी हमारा ऑफिस है, लेकिन वो हमारा एक फैसिलिटेशन सेंटर है, उसमें आपको सर्वे करवाया जाता है, हमारी सर्वे टीम्स वहाँ पर रहती है। इसके अलावा जो है ना, जो हमारा जो हेड क्वार्टर है वो रावलपिंडी के अंदर है हमारे। असल में इसके पीछे जो है ना लॉजिक वो क्या है, असल में जब आप हमारे हेड ऑफिस में आते हैं तो आपको एक तो पर्सन टू पर्सन जो है ब्रीफिंग होती है, हर एक क्लाइंट को, हर एक फार्मर को, हर एक इंटरेस्टेड पर्सन को हम जो है ना इंक्लूसिवली, हम जो है ना अलग से उनको एक ब्रीफिंग देते हैं। पहली तो ये बात है, उनकी बहुत सारी क्यूरीज होती है, उनको हम क्यूरीज हल करते हैं। दूसरी ये बात होती है कि उनको जब हम सर्वे के लिए भेजते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास अब कौन से ब्लॉक अवेलेबल हैं, बिकॉज चोलिस्तान के ईस्टर्न पोर्शन के अंदर हमारे पास 3 लाख एकड़ से भी ज़्यादा का एक ब्लॉक है। अच्छा, अब उस ब्लॉक में कौन कौन से ब्लॉक अभी अवेलेबल है, कौन कौन से यूनिट अवेलेबल है, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए तो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर उसी हवाले से फिर हम जो है ना उसको प्रोसीजर के अंदर, ये हमारा प्रोसीजर का बहुत जो है ना, ये हमारा एक अहम रुकन होता है कि आप पहले ब्रीफिंग के लिए, हाँ ब्रीफिंग के लिए भी, बल्कि आपने जिक्र किया, मेरे पास यहाँ पर एक और कमेंट मौजूद है जो बार बार आ रहा है कि ब्रीफिंग के लिए रावलपिंडी आना क्यों ज़रूरी है। जी, मैं उसी हवाले से उसी क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसमें यही है कि ब्रीफिंग के साथ साथ जो है ना आपको ये भी बताया जाता है, वहाँ पर आपको मैप पर दिखाया जाता है कि कहाँ पर हमारे ब्लॉक अवेलेबल है, कहाँ से रोड पक्की जो है ना, वहाँ पर बहुत सारी रोड्स बन चुकी है, कहाँ पर जो है ना वो कनाल गुजरनी है। तो पहले अगर किसी फार्मर की अपनी इंटरेस्ट है कि हमने जो है ना वो उनका बिजनेस मॉडल उसके जहन में होता है ना उनका जी, तो फिर जो है ना उनका अपना इंटरेस्ट होता है कि यार हमें ये इस ब्लॉक में नहीं, इस ब्लॉक में लेना चाहिए या इस ब्लॉक में लेना चाहिए। तो फिर जो है ना इसलिए हम उनको ब्रीफिंग के लिए बुलाते हैं, उनकी बहुत सारी क्यूरीज होती है, क्वेश्चंस होते हैं, फिर जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनको हम उनको समझा के बताते हैं। कहीं से भी किसी तरह से भी कोई अगर उनकी कोई क्यूरी रहती है तो फिर हम उसको पहले हल करते हैं। उसके बाद जो है ना उनको यहाँ से, असल में यहाँ से उनको जो है ना रेफर किया जाता है सर्वे के लिए। तो जो लोग यहाँ आएंगे उन्हीं को सर्वे करवाया जाएगा। आप जो है ना यहाँ पर, वहाँ पर लोग चले जाते हैं ओपनली कि हम जाते हैं चोलिस्तान देख कर आना, आप वैसे सर्वे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़मीन लेनी है तो उसके लिए यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हेड ऑफिस तो आना चाहिए लाजमी तौर पर, ताकि आपको भी एक समझ में आए कि जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितनी ग्रोथ जो है वो आपको दे सकती है। एक और सवाल हमारे पास है, चोलिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि चोलिस्तान का हम जिक्र भी कर रहे हैं और वहीं पर इस वक्त ज़मीन दी जा रही है। मुझे ये बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन तो अभी तक काफ़ी अरसे से वहाँ पर कंपनीज काम कर रही हैं, हमारे पास आ चुकी होंगी, हमारा स्मार्टफॉर्म पहला पाकिस्तान का वहाँ पर अवेलेबल है, कि चोलिस्तान में क्या क्या उगाया जा सकता है। जी, चोलिस्तान में कितना पोटेंशियल है? ये बहुत अहम क्वेश्चन है। एज एन एग्रोनोमिस्ट और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मेरी जिम्मेदारी भी बनती है मैं लोगों को बताऊं कि वहाँ पर क्या क्या ग्रो कराया जा सकता है। वैसे तो वहाँ पर ट्रेडिशनली और जो है ना काफ़ी अरसे से जो है ना ये बात है कि वहाँ पे सिर्फ जो है ना वो गंदम लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर गंदम भी लग सकती है, वहाँ पर कॉटन भी लग सकती है, वहाँ पर रोड ग्रास आप लगा सकते हैं। रोड ग्रास तो हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू की एक जो है ना एक ऐसी हमारे नाज़रीन जानते हैं। जी बिल्कुल, हम मुझसे भी हो सकता है कि बेहतर जानते हो कि रोड ग्रास जो है ना वो गल्फ कंट्रीज़ की जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके बाद अल्फ़ा भी वहाँ पर उगा सकते हैं आप। वहाँ पर कॉटन भी अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं। और मस्टर्ड की सारी, जैसे आप राया हो गया, कैनोला हो गया, ये जो सारी की सारी वैराइटीज़ है, ये भी आप वहाँ पर ग्रो करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना पल्सेस के अंदर बहुत बड़ा एक गैप है कि पल्सेस के अंदर भी आप जा सकते हैं। लेंटिल्स वगैरह होंगे उसमें। पल्सेस क्या है? ये जितनी भी दालें होती हैं, अच्छा, ये भी वहाँ पर ग्रो हो सकती है। और इसके अलावा जो है ना हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जितनी भी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही वैल्यू एडेड वाली क्रॉप्स भी है। इस पर हम अलग से एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें भी जो कि बेनिफिशियल है। जी, बहुत बेनिफिशियल है, उसमें लोग जा सकते हैं। और मैं अगर सादा ज़बान में कहूँ तो वहाँ पर आप जंगलात लगा सकते हैं, बागात लगा सकते हैं, तो बहुत सारा मार्जिन है। इसी हवाले से सहरा वो गुलिस्तान बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है। इसी हवाले से हमारा लिम्स पूरा एक इदारा है जो आपको इस हवाले से जितनी भी फैसिलिटी है वो देता है। आपको बहुत सारी मतलब कि सरगर्मियाँ ऐसी भी है जो वो आपको फैसिलिटेट भी करता है कि आप क्या कहाँ पर उगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इजाज़ भाई, एक बहुत ही अहम सवाल है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप बड़े एतमाद के साथ ज़रा डिस्कस करें। कहा जा रहा है कि ये 20 साल की लीज़ एक्सटेंडेबल टू 30 ईयर्स है।
3 साल शुरू में आप ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, जी टोटल 30 साल कोई भी कंपनी इसको इस्तेमाल करेगी। लोग ये सवाल कर रहे हैं हमारे कमेंट्स में कि 30 साल के बाद क्या होगा, क्या आप हमें यहाँ से रवाना कर देंगे और हमारी इन्वेस्टमेंट सारी ज़मीन हमने तैयार की हुई है, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। अच्छा, मैं इसको ओपनली आपको बताऊंगा कि जो 30 साल की एग्रीमेंट है हमारा आपके साथ, 30 साल के लिए तो आपको एक आपके साथ एग्रीमेंट होगा, ई स्टैम्प पेपर पर आपके साथ गवर्नमेंट के जो है ना वो आपके साथ एग्रीमेंट होता है। इसके बाद 30 सालों के बाद आपके साथ क्या होगा, आपकी कंपनी के साथ क्या होगा, ये तो गवर्नमेंट का स्टांस है, और गवर्नमेंट का जो है ना जो भी गवर्नमेंट का फैसला होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला होगा वही होगा, वो सबके लिए एक होगा, यकसा होगा, बराबर होगा। हाँ, उसमें किसी किस्म के कोई ये जो है ना वो जो लीज है, जो राइट ऑफ यूज़ के लिए हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, इस क्योंकि हम दे ही 30 साल के ले रहे हैं, 30 साल के बाद कौन सा होना है किसी भी किस्म का हम प्रॉमिस आपके साथ नहीं कर सकते। हाँ, वो 30 साल गवर्नमेंट का फैसला होगा वही सबके लिए होगा। और मेरा ख्याल है 30 साल एक बहुत लंबा अरसा है, और इसी में हमें सबको साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई जी मेरा ख्याल है कि इस एपिसोड में भी हमने वो तमाम तर क्वेरीज डिस्कस की हैं जो बहुत ज़रूरी थी और हमें बार बार पूछी जा रही थी। इसी तरीके से आपका और हमारा साथ बना रहेगा थ्रू अवर यूट्यूब चैनल। आप लोग इस वीडियो में या हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही, उसके हवाले से आप लोग पूछें, हम आपको कमेंट्स में भी रिप्लाई करेंगे, और इसी तरीके से हमारे ये चिट चैट सेशन भी आप लोगों के लिए चलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, कंपनीज आगे आएँ, और हमारे किसान भाई जो इस वक्त तक ये इंतज़ार करें कि हमारे पास कंपनी नहीं है, 3-4 भाई मिलें, जाके कंपनी बनाएं, जिस तरीके से हमने कहा, यहाँ पर आएँ, ब्रीफिंग लें, समझें इस काम को और इस काम को आगे बढ़ाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एक और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।